अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहेंगे एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज भी हुमायूं हमारे साथ मौजूद नहीं हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अच्छा फ़ील नहीं कर रहे थे। तो फिर जो है वो पूरी टीम ने यही सोचा कि वो आज का डे भी ऑफ लें और फिर आगे तो ऑब्वियसली सैटरडे संडे है ही है। उसके बाद इंशाल्लाह जब वो मंडे को आएंगे तो बहुत बेहतर फ़ील करेंगे क्योंकि तब तक उनको तकरीबन 8-9 दिन हो चुके होंगे इस बीमारी का सामना करते हुए। तो इंसान जो है वो रिकवरी के फ़ेज़ में आ जाता है। आज सुबह जब मैं घर से निकल रही थी तो एक बड़ी मज़े की बात ये हुई कि मेरी जो मदर इन लॉ है, सास, वो जब मुझे सी ऑफ करी थी, जब कह रही थी कि फ्राइडे को कितना मज़ा आ रहा होता है ना ये सोच के कि आगे सैटरडे संडे 2 छुट्टियाँ हैं। मैंने कहा हाँ, तो मैंने उस टाइम उन्हें बताया कि हाँ ये तो मज़ा आ रहा होता है, लेकिन फ्राइडे को जब मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो मुझे एक चीज़ का और बड़ा मज़ा आता है। वो ये है कि सब लोगों ने बहुत अच्छे नए साफ़ सुथरे कपड़े पहने होते हैं, सब अपने अपने घरों से तैयार होकर आए हुए होते हैं फ्राइडे के एहतमाम में। तो ये चीज़ सुबह सुबह जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ईच एंड एवरी वन, ज़ाहिर है हम 3 लोग तो मैं, हुमायूं और ज़ैनब आप लोगों के सामने मौजूद होते हैं, लेकिन बाकी हमारी जितनी भी टीम है, जितने भी हमारे कैमरामैन हैं, फ़खर भाई हैं, असद भाई हैं, डेविड है, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो लोग, जो हमारी पीसीआर में टीम है, इम्तियाज़, बख्त, रुबेल, तूबा, ज़ैनब, सब लोग तैयार होकर आए हुए होते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बाकायदा इस दिन का एहतमाम करना, इस दिन को सेलिब्रेट करना, सुबह से ये सोचना कि हमने इस दिन के लिए क्या करना है, तैयार होकर नए कपड़े पहन के जो है वो हम सबके सामने जाएंगे। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि बहुत सारी सोसाइटीज़ की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंधे पे एक बर्डन पड़ जाता है कि हमने जो है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, और शायद हमारे अवेयरनेस फैलाने से आप लोगों के जो ख़यालात हैं वो उसके हवाले से चेंज हो जाए। कुछ स्टीरियोटाइप जुमलों के हवाले से हम बात करेंगे जो हमेशा कुछ लोगों के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। पहले लड़कियों के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों का लड़कियों को सामना करना पड़ता है। अगर लड़कियां हाउसवाइफ हों या घर पे रहने वाली हों, कोई काम ना करें, अपने प्रोफेशन को परस्यू ना करें, तो उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ भी नहीं करती। हालांकि मुझे लगता है कि जो हाउसवाइफ्स हैं वो सबसे ज़्यादा काम करती हैं। वो 24/7 काम कर रही होती हैं। उनके काम बस ये होते हैं कि वो अगर ना हो, जिस दिन खुदा न खासा वो बीमार पड़ जाए, वो काम ना करें, उस दिन आप लोगों को पता लगता है। अच्छा, जो ख़वातीन जो हैं वो अपने प्रोफेशन को परस्यू करती हैं, जॉब्स कर रही होती हैं, उनको ये कहा जाता है इनको घर में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, ये घर में रह नहीं सकती, इनको बाहर निकलने का शौक़ है। फिर अगर कोई लड़की जो है उसकी शादी ना हो सके या लेट हो जाए तो उसमें मसला हो जाता है कि ये तो शादी करना ही नहीं चाहती, ये तो बस आज़ादी के हक़ में है कि मैं अकेली रहूं, आज़ाद रहूं। फिर खुदा न खास्ता अगर किसी को डाइवोर्स हो जाए तो उसको इतना प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो री मैरिज की तरफ ना जाए कि पहले ही एक बुरा एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे लड़कों के हवाले से बात करेंगे, वरना वो कहेंगे कि आज हमारी यहाँ मौजूद नहीं है तो हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। एक छोटा सा ब्रेक लें, एक और सुबह हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुशामदीद। हम स्टीरियोटाइप्स के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। लड़कों के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो मैंने हमेशा से देखा है कि उनको बहुत ज़्यादा रंगों से एसोसिएट किया जाता है। ये रंग लड़के पे अच्छा नहीं लगेगा, फ़लाना रंग, ये तो लड़कियों वाला रंग तुमने पहन लिया। और हमेशा उनको लेट डाउन करने के लिए जो मिसाल दी जाती है वो लड़कियों की दी जाती है। लड़कियों वाला रंग पहन के आ गए, लड़कियों वाला हेयर स्टाइल बना लिया, लड़कियों की तरह चल रहे
हो, लड़कियों की तरह बैठ रहे हो। फिर अगर कोई लड़का जो है वो थोड़ा इमोशनल हो या उसको रोना आ जाए, मैंने तो अपने घर में इस तरह से नहीं, मेरे बाबा बहुत इमोशनल हैं, रोते नहीं हैं लेकिन अक्सर उनकी आंखें जो हैं वो भरी हुई होती हैं। और मुझे होता है एहसास इस बात का कि मे बी वो चाहते हों कि वो इस चीज़ के ऊपर अपना दिल हल्का कर ले, लेकिन स्टीरियोटाइप हमारे माशरे में कुछ इस किस्म के कि वो नहीं कर सकते। भाई को तो मेरे ख्याल, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि उसको एक बीमारी हो गई थी, उसके बाद उसको आंसू नहीं आते। और लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो रोना चाहते हैं और जब वो रोते हैं तो उनको कहा जाता है लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़कियां रोती हैं इस तरह से। मुझे नहीं समझ में आती कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई और अब ये हमारे अंदर इतनी रच बस गई हैं कि हम चाह के भी इनसे अपना जो पीछा है वो नहीं छुड़वा पा रहे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी बिल्कुल ठीक, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपके बालों का रंग बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बताएं लाइट्स में कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ट्रस्ट के लिए। अच्छा ज़ैनब, आपके घर में भी यकीनन इस तरह की बातें होती होंगी, इस तरह की चीज़ों से एसोसिएट किया जाता होगा आपको। आपके भी अब माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। आपको क्या लगता है, आप इस तरह के जुमले कभी कभी ज़बान पे आते हैं और अपने आप को रोकती हैं कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने नहीं बोलना, ये अच्छी बात नहीं है बोलने के लिए? अच्छा, मेरे घर में जिस तरह से इब्राहिम है और इब्राहिम बहुत इमोशनल है और मैं बहुत खुश हूँ कि वो इजहार करता है, हर इमोशन दिखाता है। लड़के नहीं करते, क्योंकि इसी एज में जो है हम जो माँ बाप होते हैं वो रोक देते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के गुस्सा करते हैं या बहनों पे रोब झाड़ते हैं। तो मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। इब्राहिम इब्राहिम का रोने का एक स्टाइल है, वो कमरा बंद करता है, ऊंचा ऊंचा बोलता भी है, साथ साथ रोता भी। तो मैं इब्राहिम साथ को कहती हूँ कि थोड़ी देर इसको छोड़ दो, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा है कि भड़ास निकल रही है, ये नहीं कहना कि लड़के रोते नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कहना। और दूसरा, आयत जब रो रही होती है तो उसको मैं कहती हूँ बेटा लड़कियाँ रोती नहीं है, लड़कियां नहीं रोती। उसको मैं ये बात बोलती हूँ, मैं कहा बेटा वो रुला सकती है, रोती नहीं। मैं कहा ये बात अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जी सिर्फ लड़कियां घर का काम करती हैं, आटा गूंदना, रोटी पकाना, साल में। लेकिन मेरा बेटा है, मैं बेटे से अपना हर काम करवाती हूँ किचन का, और वो बहुत शौक से करता है। तो मैं ये दोनों का, और लड़कियां बाहर का काम नहीं करती, तो मैं लड़की आयत को भी वही काम देती हूँ कि बाहर जाके चीज़ भी ले आओ, तुम ये चीज़ भी चाहिए। और इब्राहिम से घर का काम भी, इब्राहिम डस्टिंग बहुत अच्छी करता है। आपने बिल्कुल ये सही बात की। मैं तो बेटा है नहीं, मे बी अल्लाह ताला दे अगर मुझे। मेरी जो बड़ी बहन है उसकी 3 बेटे हैं। मैं हमेशा जिक्र किया कि वो छोटे छोटे काम बचपन से उनसे कराती है। खाना खा लिया, जाओ अपनी प्लेट रखाओ, कोई बड़ा काम नहीं है, आपने जो है काउंटर पे जाके रखना है। और अब उनको इन चीज़ों की आदत पड़ गई है। अब वो हमारे घर भी आते हैं तो हम उनसे अक्सर छोटुओं वाले काम, जाओ पानी ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, और उनको फील नहीं होता कि ये मुझे कोई काम है जो कहा जा रहा है या मैं कोई काम कर। सेकेंडली ये कि कुछ ऐसा पहले मंसूर ने मुझसे बात पूछी कि मैं खदीजा को बहुत ज़्यादा ऐसे डील करती, जाहिर है मेरा पहला बच्चा है माशाल्लाह, तो मैं बहुत ऐसे वो करती हूँ कि ये तो कोई छुई मुई प्रिंसेस टाइप चीज़ है ना, ये तो कुछ भी। तो मंसूर ने मुझे एक दिन पूछा कि जी तुम इससे कोई काम कराओगी, इसे सिखाओगी? मैंने कहा मुझे अल्लाह मियाँ ने दोनों दिए तो मैं दोनों को सिखाऊंगी, सिर्फ इसको क्यों, उसको भी मैं सिखाऊंगी ताकि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आए तो वो भी मेरी थैंकफुल हो कि मेरी सास ने उसको 4 चीज़ें करनी सिखाई नहीं है, नहीं है। हम जब तक गैस की तरफ भी चलते हैं, उनको यहाँ पे बुलाते हैं। जब मैं पहली दफ़ा उनसे मिली थी तो जो है वो उनका जो बेटा था वो बहुत ही छोटा था और मैंने उसका नाम देख के मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई थी कि वो जो है उसका नाम बड़ा अच्छा है, आदम उसका नाम है। अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पे आ भी जाएंगे तो मैं उनको बुला लूँगी। अच्छा ज़ैनब, जब हम इस तरह की बात करते हैं लड़के लड़कियों वाले फ़र्क की, तो मे बी हम नहीं कर रहे होते या हमें अब अवेयरनेस आ गई है, हमने ये सब चीज़ें सीख ली हैं, बट हमारे घर में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हमारे माशरे में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि नहीं ये काम जो है वो जेंडर से रिलेटेड है और फलां बंदे को ही करना चाहिए। उन चीज़ों को कैसे डील करने का सोचा है और सोचा है कि उनको क्या जवाब? आपने सवाल मेरे से की है जिसको मेरे डेली बेसिस पे जो है मेरे चल रहा होता है। जैसे ये है कि अगर कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं तो सिर्फ घर की औरतें धोने और कुछ नहीं। तो मैं साथ पे ये लाजिम करती हूँ कि अगर तुम्हें नज़र आ रहा है कि कोई कपड़ा नीचे पड़ा है या गंदा है या लॉन्ड्री में जाना है या कोई बर्तन 1 या 2 पड़े हैं तो तुम्हें मेरे कहने की ज़रूरत ना पड़े, तुम खुद कर लो, क्योंकि ये सिर्फ घर मेरा अकेले का नहीं है, हम सबका है, हम चारों का है। मैं तो चारों को कंसिडर करती हूँ कि रात को सोने से पहले टीवी, लाउंज, किचन में इब्राहिम मतलब साथ ना भी हो तो मैं आयत, इब्राहिम, हम तीनों
मिल के पूरा साफ़ करके घर फिर जाके सोते हैं, बेडरूम में जाते हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि सबको मिल के घर का काम करना चाहिए, ना कि एक बंदे पे इतना बर्डन हो कि वो घर का बाहर का भी काम करे। जो औरतें बाहर का भी काम करती हैं और घर का आके करें तो वो सांस लेती ही नहीं है, बस शुरू हो जाती हैं कि अच्छा ये भी करना है वो भी करना है। आप भी इससे रिलेट कर सकती हैं। मैं बिल्कुल, रिसेंटली तो काफी ज्यादा मैं रिलेट कर सकती हूँ। पहले मैं इतना काम नहीं करती थी, अब बेबी होने के बाद जो है वो ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ज़ैनब स्टिल मैं अभी ये सीख रही हूँ चीज़ कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस शुड बी डन एंड दिस शुड नॉट बी डन। लेकिन बाकी जो लोग जिनको मे बी अब इतनी अवेयरनेस नहीं है या वो अब इस तरह से इस नज़रिए से नहीं सोच रहे, उनके साथ आपने कोई डील करने का कोई तरीक़ेकार है कि अपने बच्चों को कैसे बताएं कि नहीं जो मामा बाबा कह रहे हैं वो सही है, आपने सुननी सबकी है लेकिन करना वो है जो मामा बाबा आपको गाइड कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से अगर मैं खतीजा को लेके अभी तो वो माशाल्लाह अल्लाह उसकी उम्र लंबी करे, जब बड़ी होगी तो इंशाल्लाह आपको ये मैं डेली बेसिस पे, मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं डेली बेसिस पे उनको ये बात बोलती हूँ कि सिर्फ मामा बाबा जो कहते हैं वो ही सुनना है, वो ही करना है, किसी और की नहीं सुनी। बेशक वो नानी दादी दादा नाना जो भी है, लेकिन सुनना वही है जो माँ बाप कहते हैं। ठीक है जी, हम लोग अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को बताई थी कि जब फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली थी आज से कोई 3-4 साल पहले, तो ये एक छोटा सा बच्चा था जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी कि ये बच्चा जो है वो अपनी मामा के साथ हर जगह पे मौजूद होता है, हर जगह जा रहा होता है। मैंने बहुत शौक से पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो उसने आगे से बताया बड़े शर्माते हुए कि आदम। आज वो उससे ज़्यादा शर्मा रहा है बिकॉज वो अब उस एज में आ गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है और वो अब उस एज में आ गया है कि वो जो है ना जिसमें लड़के जो है वो शर्माना शुरू कर देते हैं और थोड़ा सा साइड पे रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो थोड़े बड़े हो रहे होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज उसको देख के बड़ा होता हुआ कि अपने सामने आप इस तरह बच्चों को जो है वो बड़ा होता हुआ देखिए। ये और इनकी जो मामा है आदम और किरण जो है वो क्लाइंबिंग करते हैं और बहुत दफ़ा हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं और इंस्पायरिंग अपनी स्टोरी सुना चुके हैं, जिससे हम सोचते हैं कि जी इंशाल्लाह हम भी ये काम करेंगे, ट्रैकिंग शुरू करेंगे, लेकिन कभी वो दिन ना आया। आप लोगों को आज मिलवाते हैं जी किरण और आदम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं किरण? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? सुपर मॉम इन द हाउस। कैसे हैं आदम? प्लीज़ हैव अ सीट। माशाल्लाह आदम आप बड़े हो गए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा किरण, सबसे पहले तो हम स्टीरियोटाइप के हवाले से बात करें। यकीनी तौर पे आपने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी कि लोग जो हैं वो स्टीरियोटाइप के साथ जेंडर्स को एसोसिएट कर देते हैं। ये काम बेटे ने करना है, ये बेटी ने करना है, ये इस तरह से होता है, ये लड़के इस तरह से नहीं रोते, लड़कियाँ इस तरह से बाहर नहीं जाती हैं, अब ऊंचा नहीं हंसती। तो आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? दोनों रोल्स आपके घर में मौजूद हैं, बेटी भी है बेटा भी है, किस तरह से आप ब्रिंगिंग करेंगे? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस बारे में किरण से पूछेंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक टू द शो। किरण और आदम हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने किरण से पूछा था कि जो स्टीरियोटाइप्स वाली चीज़ें हैं, ये जो जुमले हैं जो एसोसिएट कर दिए जाते हैं बच्चों के साथ, उससे कैसे आप निकालती हैं या कैसे उनको समझाती हैं कि भाई इन चीज़ों को आपने बस एक कान से सुनना है, दूसरे से निकालते हैं? एग्जैक्टली अब तो हर इतनी अवेयरनेस आ गई है। आई थिंक कोई लड़का लड़की में डिफरेंस नहीं होता एंड जो टाइम आ रहा है, सो एवरीवन शुड डू देयर वर्क देमसेल्व्स। एक बंदे पे तो पूरा बर्डन नहीं होना चाहिए। एंड दिस इवन इन एट आवर प्लेस, लाइक मेरे घर माई हस्बैंड ही डज हेल्प मी, मतलब वो ब्रेकफास्ट में मुझे तंग नहीं करते। इफ़ आई एम अवेक आई विल मेक इट, अदरवाइज ही विल डू इट हिमसेल्फ। तो मैं भी आई एम फाइन विद इट। किरण, व्हाट डू यू थिंक कि जो घर का माहौल होता है या जिन बच्चों की मदर्स जो हैं वो वर्किंग मदर्स होती हैं, क्या उनका बिहेवियर इस तरह की चीज़ों में डिफरेंट होता है? बिकॉज बहुत सारे लोग तो हैं वो ये कंपेयर कर रहे होते हैं कि हमारी अम्मी ने भी यही किया था तो अब तुम्हें भी यही करना है ना। जैसे आजकल एक दो इस तरह के ड्रामास भी आ रहे हैं जिसमें वो मुस्तकिल कंपैरिजन जो है चल रहा है। अब टाइम चेंज हो गया है एंड आई थिंक वन शुड कम टू दिस पॉइंट कि एक बंदा पूरे
पूरा काम नहीं कर सकते। पहले हेल्प्स होते थे घर में, एंड यू हैड अ फुल टाइम कुक एंड अ पार्ट टाइम सर्वेंट टू, और ओवर राउंडर भी और होता अगर था। मे भी नहीं भी होते थे तो शायद उनका काम ही मतलब वो इसी तरह से डिजाइन थे या ये कि हमने यही करना है। अब लाइफ आजकल भी की बहुत लड़कियां सब सिंपल कर थी। रही हैं। अब हाँ। थिंग्स आर डिफरेंट, हार्डली पार्ट टाइम आते हैं, दे लीव, देन यू हैव टू डू ऑल द हाउस कोर्स योरसेल्फ। तो वो एक बंदे के लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि वो कर ले। सो इफ़ यू हेल्प योर वाइफ, और या अगर बच्चे आपके हेल्प कर लें, सो आई थिंक दैट्स अ प्लस पॉइंट। One should encourage rather than pinpointing that person around. क्योंकि मुझे लोग कहते कि why you don't wake up, तो मैंने कहा यार it's just ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस वो टोस्टर में डालने होते हैं, ऊपर वो पीनट बटर है, ब्लैक कॉफ़ी है, उसमें इतना बड़ा आर्ट किया है बनाने का। एंड ही सेज इट्स फाइन, मैं कर सकता हूँ, सो दैट्स फाइन। क्यों उठती हो इसके लिए? अगर आई एम अवेक सो आई विल मेक अ ब्रेकफास्ट। सेम गोज फॉर आदम, मैं लंच इसका बना के रखती हूँ, और जो ब्रेकफास्ट का जो ऑमलेट होता है वो फैसल दे देते हैं। वो कहते हैं चलो इस बहाने मेरे इसके साथ कुछ टाइम सुबह स्पेंड गुजार लूँगा, एग्जैक्टली। बाकी तो ही इज़ नॉट होम। लेकिन हमने ये चीज़ वो नहीं की कि यार मैंने ही सारा कुछ करना, पॉसिबल भी नहीं है। सो अगर आजकल भी मेन हैव दिस थिंग कि नहीं सारा काम एक ही द फीमेल्स हैव टू डू और द डॉटर्स हैव टू, दैट्स इनसेन। अल्लाह करे कि ये अवेयरनेस जो है वो तमाम तर लोगों के अंदर आ जाए कि हमारा कल्चर जो है वो एक अलग चीज़ है, हमारा रिलीजन जो है वो कुछ अलग। और इवन रिलीजन डजंट से दिस थिंग कि आप कुकिंग जो है वो लड़की करेगी या बर्तन वो धोएगी। इट इज़ नेवर रिटन एनीवेयर इन द बुक्स। अच्छा आदम, माशाल्लाह माशाल्लाह आप भी बड़े हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते होंगे तो इस तरह की चीज़ें सुनते होंगे, लेकिन आपको होता होगा कि यार ये मैंने तो कभी अपने घर में इस तरह की इनसेन बात नहीं सुनी, इस किस्म की बात मेरे पेरेंट्स तो नहीं करते जो ये आजकल के लोग जो है वो कह रहे हैं। इस तरह का कोई भी जुमला जो आपने सुना हो वो आप हमें बता सकते हैं। मे बी आपका एक्सपीरियंस हमसे डिफरेंट हो। वैसे आजकल मैंने कुछ ज़्यादा सुना नहीं है, क्योंकि मामा बाबा दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। मुझे लगता है सबको ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ फीमेल्स या लड़कों का काम नहीं है कि वो कुछ करें, तो मुझे लगता है इक्वल कंट्रीब्यूशन चाहिए। मगर मैंने कुछ ऐसा सुना नहीं है वैसे, अगर मैं ऑनेस्ट बताऊँ। और हम ट्रैक पे तो सब काम करते हैं। हाँ, और ट्रैक में सब ने अपना करना होता है, क्योंकि सब अपने अपने ट्रिप लिए आए हुए होते हैं। तो आदम, आप कौन कौन सा काम ऐसा है ट्रैक में जो आप अपने खुद करते हैं और उसके लिए अब आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है मामा पे किसी भी तरह से कि मामा मुझे इसमें हेल्प कर दें, मेरा बैग पैक कर दें या मेरी ये चीज़ कर दें? नहीं, मुझे तो शुरू में ऑब्वियसली मम्मा से हेल्प लेता था, पर आई थिंक ओवर टाइम में अपने मतलब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गया था। तो आई थिंक आज का जब रिसेंटली जाता हूँ, जब इस दफ़ा गया था मैं, मतलब आई डू नॉर्मली लाइक माई सेल्फ, ये जो चीज़ें होती हैं मतलब पैकिंग वगैरह। he has been looking after himself. He packs his some हर चीज़ खुद करते हैं? Almost, yeah. He knows what to keep in the backpack, तो ये खुद ही अपना बैग बना लेता है। And he is responsible. स्लीपिंग बैग को फोल्ड करके उसको कहाँ रखना है, मतलब that's his job. Even उनको अब आ गया है इसका हाँ, मतलब। yes. अच्छा, जब आप दोनों जाते हैं जाहिर है तो एक दूसरे की सपोर्ट तो होती है कि भाई मामा भी हैं साथ में और आदम भी हैं, लेकिन किरण बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है जब बंदा सोचता है कि यार ओके अब थोड़ा सा टाइम इसका ऐसा आ गया है कि मे बी मेरे बगैर भी ये एक एडवेंचर करे तो शायद इसके लिए बहुत अच्छा हो या उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखे। नहीं, कॉलर लेती हूँ उसके बाद में पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम, आमना जी हैं हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अच्छा भाई, आप लोग जाने वाले हो ब्रेक पे, तो मैं ब्रेक के बाद वापस कॉल करूंगी। आज अच्छा। तो मैंने देखा कि आप आज अकेली बैठी हुई थी, मैंने कहा यार सबसे पहली कॉल मुझे करनी है, वरना फिर हलीमा का मुझे गिला आ जाएगा कि हमारी नहीं थी तो मैंने कॉल नहीं की। गिले का देखिए फायदा हुआ है ना, फायदा हुआ है, वरना तो आपने मुझे सही डिच कराया था हुमायूं की वजह से। लेकिन आपको पता है कि इससे मुझे कितना एक बूस्ट मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है कि आई एम एक्चुअली मिस्ड इन योर शो, तो इससे तो ये और मेरा अपना होता जा रहा है शो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बहुत आपको मिस करते हैं। आमना जी कुछ पूछना चाहती हैं किरण और आदम से? फिर मैं आई एम सो हैप्पी कि मैं ये मामा एंड सन का जो डुओ आपने आज बुलाया हुआ है, और बच्चा तो मुझे आदम माशाल्लाह इतना प्यारा वो बच्चा लग रहा है, माशाल्लाह, वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी हम्बल। और पूछना मैंने बहुत कुछ है, लेकिन आपकी आई थिंक यू आर अबाउट टू गो ऑन अ ब्रेक, मेरी बात बीच में कट जाएगी। नहीं आप जल्दी से पूछ लें, उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे।
अच्छा, पूछना मैंने ये है कि बेटा मामा को देख के आपने हाइकिंग स्टार्ट की या आपके शौक के पीछे मामा ने हाइकिंग स्टार्ट की? आपको शौक था तो मामा ने आपके साथ शुरू किया, या मामा को शौक था और आपने मामा को देख के शुरू किया? वेरी गुड पॉइंट। थैंक यू सो मच आमना जी फॉर कॉलिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने सिर्फ खालिस्तान मेरे लिए फ़ोन किया, बहुत शुक्रिया। तलत आंटी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं तलत आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हम तो इतने दिन से गायब थे, एब्सेंट लगी हुई है हमारी। बहुत दिन से आपकी एब्सेंट लग रही है। असल में बात ये बेटा कि हमारा एक तो ये आपका चैनल नहीं आ रहा था। अच्छा। आज सुबह ही चैनल आया है ये, इतने दिनों से। और दूसरे ये कि मेरे भतीजे को भी जब ये भी मैंने सुबह सुना कि हुमायूं को डेंगू हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे भतीजे को भी डेंगू हुआ है, ये कल हॉस्पिटल से वापस आए। ओहो, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। अच्छा, जब उनके तो ब्लीडिंग शुरू हुई है ना, तब हम लोग बहुत परेशान हुए कि ये क्या हुआ। अच्छा, कोई उसको समझ नहीं पाया। लेकिन अच्छा, ये अब बड़ी हुमायूं की अजीब सी तबीयत बीमारी है। तलत आंटी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से वो बेहतर हैं, लेकिन वो इतने दिन काम भी करते रहे हैं ना, तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। इन चीज़ों का आपको एक्सटर्नली शायद इतना पता नहीं लगता, लेकिन इंटरनली आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो। कोविड में भी तो ऐसे ही हो रहा था। मेरे भतीजे जो है ना, वो भी फील्ड वर्क करते हैं वो। अच्छा, हाँ, तो वो तो बहुत ही कमजोर हो गए भाई, वो तो बिल्कुल ही श्रिंक जिसको कहते हैं ना। अच्छा, अब आपके जो अपने हलीमा, आपकी सुबह की इब्तिदाया बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिंपल, और ये जो है ना इतना टची चीज थी ना कि इसमें ना जो बहुत से, अगर जो बच्चियां भी सुन रही होंगी, माएँ भी सुन रही होंगी ना, ये बात मैं यही तो कह रही हूँ, माशाल्लाह आप लोग जिस चीज पर हाथ डालते हो ना, वो सिंपल, सॉफ्ट और बड़ा असर अंगेज होता है। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया। अपनी मेहमान को मेरा बहुत सलाम कहिएगा। और मैंने इनका वो वाला भी प्रोग्राम देखा था जब ये साहबजादे छोटे थे। माशाल्लाह, इनको मेरी तरफ से बहुत दुआएं, और आप लोग खुश रहिए, और मुझे बेटा दुआओं में याद रखना। ज़रूर तलत आंटी, आपने भी हमें दुआओं में याद रखना है, और ख़ास तौर पे हुमायूं को, ताकि उनकी तबीयत जो है वो जल्द ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी किरण, मैंने आपसे पूछा था कि जब बंदा कुछ इस तरह का कर रहा होता है, तो बंदा ये भी सोच रहा होता है साथ में कि भाई ये शायद अब थोड़ा सा इतना बड़ा हो गया कि मेरे बगैर भी जा सकता है। तो अभी कुछ इस तरह का सोचना शुरू किया आपने आदम के हवाले से? If he wants to go, so I think I won't mind. बट ऑफ कोर्स मैं ये ज़रूर देखूंगी किसके साथ जा रहा है। हाँ, ट्रस्टवर्दी बंदे है कि नहीं है, सो देन आई लेट हिम गो। ठीक है। आमना जी का सवाल था कि जी आदम, आपने मामा को देख के शुरू किया या मामा ने आपके शौक की वजह से ये चीज़ शुरू कर दी? अच्छा, शुरू हुआ है मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से, क्योंकि मामा पहले बहुत ज़्यादा जाती थी ट्रेल्स वगैरह पे। तो जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि कैसे होता है, मतलब क्या होता है बेसिकली। तो एक दफ़ा मामा ने कहा मैं आपको ले जाती हूँ। तो जब मैं एक दफ़ा गया था, तो फिर मेरे मामा को कह रहा था कि मुझे फिर से जाना है। इस तरह से मेरे मतलब क्या कहते हैं, मतलब एक शौक बन गया था। तो आप कितने इयर्स के थे जब आप फर्स्ट टाइम गए थे? मैं था 6-7, मतलब 6-7 इयर्स के। और बेसिकली फिर मेरे से शौक बना। फिर And he could do it easily, like रोना धोना नहीं मैंने यही पूछना था, लेकिन ये मैं चाहूंगी इसके ऊपर हम जोर दे पूछने के लिए। हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम पूछेंगे कि बहुत सारे बच्चे जब इस तरह ट्रेन्स पे जाते हैं तो वो वापस आके इतनी थकन का शिकार हो जाते हैं कि उनके अम्मी अब्बू खुद ही कानों को हाथ लगा लेते हैं कि आइंदा कभी ये एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है इनके साथ। एक थोड़ा सा ब्रेक ले हमारे साथ पे। वेलकम बैक टू द शो। एक और सब मैं आप लोगों को कहेंगे खुश आमदीद एक बार फिर से। आदम से मैं पूछ रही थी, मे बी आई थिंक सो कि ये सवाल नहीं था, बट आई डोंट रिमेम्बर, कि अगर आप अकेले जाना चाहें, आपको लगता है कि आपको अकेले जाना चाहिए, या अब ये एज हो गई है कि मुझे जो है वो कुछ एक्सपीरियंसेस मामा के बगैर भी करने चाहिए, या नहीं मामा इज़ योर नॉट जस्ट योर मामा, शी इज़ योर फ्रेंड, तो आप चाहते हैं कि हर जगह वो आप लोगों के आपके साथ मौजूद हो? अच्छा, मुश्किल क्वेश्चन है, मगर अभी तक तो आई वुड प्रेफर कि हर वक्त मम्मा साथ ही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक कंफर्ट भी होती है, क्योंकि घर वाला कोई होता है, कंफर्ट जोन होती है, बिल्कुल। मगर मे बी इन फ्यूचर जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊँ और थोड़ा और इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मे बी मैं
मैं ट्राई कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। किरण, बहुत दफ़ा हम लोग ये देखते हैं कि जब इस तरह के बच्चे जो हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में होते हैं और वो अपनी टीन में दाखिल होते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द के बाकी बच्चों से बहुत डिफरेंट होते हैं। ज़ाहिर है आदम के फ्रेंड्स भी होंगे, आपके और सर्कल में भी बच्चे होंगे जो इसी एज ग्रुप में होंगे, 14, 15, 16 साल के, लेकिन आप देखती होंगी कि आदम की हरकतें, उसकी रूटीन उनसे बहुत डिफरेंट है। क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं आपने, जस्ट बिकॉज कि वो बाहर जाता है, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करता है, इसलिए वो बाकी बच्चों से किस तरह से मुख्तलिफ है? Different as such, discipline wise, he's very disciplined in things around. चीज़ों को समझ लेता है, ज़िद नहीं करता ये मेरे साथ। एंड ये since he started tracking around 8 years 9, इसमें ये चेंज था। He listens like a proper अब बड़े बंदे से जैसे बात करते हो। Secondly, जो मैंने ट्रैकिंग में देखा, because whatever is available you just eat that, so घर में भी ये मुझे as such तंग नहीं करता। He eats पिकी ईटर्स नहीं है। No, he can eat whatever. That's very nice. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। मुझे अब याद आ गया मैंने क्या सवाल पूछा था। किरण ने भी मुझे थोड़ी हेल्प की याद कराने में। अच्छा किरण, मुझे बताए, बच्चे जो है ना वो कभी कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा अपने पेरेंट्स को तंग कर देते हैं कि पेरेंट्स फिर सोचते हैं कि ये एक्टिविटी इनके साथ नहीं हो सकती या इनके बहुत बचपन में नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस पे सुना है कि जी 3-4 घंटे बच्चे नहीं बैठते, बहुत वो क्रैंकी हुए हुए होते हैं, सब उनसे तंग आए हुए होते हैं। इवन जहाज़ में भी अगर लोग ट्रैवल कर रहे हो तो वो यही कहते हैं कि जी पूरा जहाज़ जो है वैसे तंग पड़ा हुआ था और वो कह रहे थे कि बस ऊपर से उन्होंने धक्का नहीं दिया हमें, बाकी सब कुछ कर लिया। तो ये कैसे हुआ कि इसने कभी कंप्लेन नहीं की, इसने कभी नहीं कहा कि मामा मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मैं तो अब नहीं चल सकता, या मुझे भूख लग रही है, या रोना शुरू कर दे या समथिंग? ये इसकी रीज़न क्या है? खैर जब बहुत छोटा था, लाइक यू नो, जब प्लेन वगैरह में आई यूज्ड टू गो, तो वो मैं थोड़ा सा ना इसको मिटेलियम और ये पिला के ना सुला देती थी। That was when he was 2 years old. क्योंकि you know, you can't disturb people. Good मसला सॉल्वर। मसला सॉल्व हो जाता था। फिर जब we started going on tracks, तो इसको थोड़ी सी मोशन सिकनेस होती थी, तो इसलिए मैं इसको खाना थोड़ा सा 3 hours पहले बिफोर द ट्रैवल स्टार्ट्स देती थी, और उसके बाद थोड़ा सा ग्रेविनेट में ऐसी भी नींद होती है, और रास्ते में मेरे बच्चे ऐसे भी सो जाते, थोड़ा सा ग्रेविनेट पूरा रास्ते दे यूज्ड टू टेक देयर रेस्ट। फिर हमारा ट्रैक शुरू होता था। फिर ये तंग ऐसे नहीं करता था अनलेस एंड अनटिल इसको भूख लगी होती थी, तो इसके जो पर्टिकुलर लाइक माइलो ये बहुत शौक से पीता था, या वो एनर्जी बार्स, सो आई यूज्ड टू कीप दोज फॉर हिम। तो वो अगर इसने कहा थोड़ा सा तो वो दे देते थे। एंड देन इस तरह हम अरेंज करते थे कि 1 घंटे के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर दोबारा ट्रैक कर लेते। ठीक है, बट इंटरवल्स देते रहते थे ना बीच में। बिल्कुल। सो इस तरह ये कर लेता था। और दूसरा ये था कि नॉर्मली जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक और रोते, वो मेरे बच्चे दोनों नहीं रोते। नहीं है? नहीं। कैसे नहीं है, यही तो सवाल है कि बिकॉज जब भी मैं किसी से ऐसा पूछती हूँ तो वो कहते हैं नहीं, अब बच्चों को तो आप नहीं समझा सकते कि आपने रोना नहीं है, उन्होंने तो जब रोना है तो वो रोएंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लो। रीज़न क्या थी? कभी आपने लिफ्ट नहीं कराई थी ज़्यादा रोने को? एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओवर लिफ्ट नहीं, अगर ये कभी उस तरह मूड में होते थे आई यूज्ड टू इग्नोर देम। बहुत ज़्यादा डांटा भी नहीं है। और जो बात थी फ्रॉम डे वन, लाइक व्हेन दे वर किड्स, आई यूज्ड टू इंटरेक्ट मोस्टली माई सेल्फ और फैसल, मेड्स के हवाले इतने नहीं किया। नहीं, दिस इज़ वन पॉइंट, क्योंकि मेड्स के साथ आपको नहीं पता होता बैक में कि वो किस तरह ट्रीट करती हैं। सो माहा को तो बिल्कुल भी मैंने मेड के हाथ नहीं दिया था, और इसको भी नहीं, लेकिन वो घर में जो होती थी, अगर इफ़ आई वाज टेकिंग अ शावर तो मैं भी घर में ही होती थी, तो वो उसको उस वक्त सिर्फ देखती थी। उस टाइम पे थोड़ा देख लेती थी, लेकिन ऑब्वियसली तब तो उनके दिल में भी डर होता है ना कि माँ किसी भी टाइम पे आ जाएगी। लेकिन इस तरह नहीं कि यार वो उसको नहलाएं और उसको खाना दें, नो नो नो, वो चीज़ें मैंने नहीं करवाई। सेकेंडली ये था कि डिसिप्लिन थोड़ा सा मैं रखती थी कि नींद का टाइम है, ये अभी यू नो सोने का टाइम है इनका, या फूड में फ्रॉम ज़रा थोड़ी सी मैंने वो ख्वारी वगैरह की थी, डे केयर्स वगैरह मैंने नहीं इनको वो किया। सो आई थिंक
दे यूज़ टू लिसन। बाज़ार वगैरह में जैसे ज़िद करते थे, हर चीज़ मैं हर वक्त नहीं लेती थी। इफ़ आई कुड बाय आई यूज़ टू से ओके, इफ़ नो देन इट वाज अ नो। झूठ कभी नहीं बोला फ्रॉम डे वन। लारे नहीं लगाए, बहुत सारे लोग जो है ना वो लारे लगा देते हैं बच्चों को, कहते हैं हम कर देंगे, ये हो जाएगा। I'm going to take you somewhere, so that was then a yes. I made sure कि मैं वो करूँ। उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो कोई ना कोई प्रोवाइड कर। अच्छा आदम, आप ज़ाहिर स्कूल भी जाते होंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के साथ कोई ऐसी स्टोरी शेयर की हो जिसके बाद उन्होंने कहा यार ये तो बड़े मज़े की चीज़ है, हमने भी जाना है, और उन्होंने अपने पेरेंट्स को जाके कहा कि भाई हम भी चलते हैं इन लोगों के साथ, या हम भी कोई कुछ प्लान करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इस तरह से जाते हैं तो बड़े मज़ा आता है आपको, आप उनके साथ उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फेस्टिविटी का माहौल होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते हैं। अब आपके फ्रेंड्स ने पता नहीं एक्सपीरियंस किया, आपने कभी उनके साथ कुछ शेयर किया और उनको भी फैसिनेट किया हो ये करने के लिए? शेयर तो मैंने किया हुआ है मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा एक फ्रेंड वैसे आया भी है एक हाइक पे, वो क्या कहते हैं खलतारो था, खलतारो वैली, वो बिल्कुल हरमोश के सामने है। वो कोई 2-3 डेज ट्रिप था, इट वाज इजी हाइक, बहुत मज़े का था। तो क्या कहते हैं मामा ने उसे पूछा कि अगर वो आ सकता है, तो वो अपने मामू के साथ आ गया था। ओह दैट्स वेरी नाइस। वी आर फैमिली फ्रेंड्स टू। तो वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड का बेटा है एंड ही एंजॉयड सो मच, ट्रस्ट मी। मुझे थोड़ा सा कंसर्न था लेकिन ही वाज हैविंग अ गुड टाइम। इनफैक्ट बताइए जब भी हो तो हम किरण खाला साथ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान हमने गरम गरम जलेबियाँ जो हैं वो बिल्कुल शीरे में से निकलती हुई खाई हैं। मैं कहती हूँ ज़ैनब क्या ज़बरदस्त जलेबी है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, इतनी अच्छी जलेबी तो कहीं बाजार में भी नहीं मिलती होगी। क्रिस्पी सूप के किचन में मिल रही है। शीरा बहुत मुनासिब, ऐसा भी नहीं कि मुंह में जाए तो बंदा कहे कि बहुत ही ज़्यादा मीठा आ गया, बहुत मुनासिब हर चीज़, क्रिस्पी। I love it. I love it. I love it. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी जलेबी। ज़ैनब कहीं अप्लाई करो जलेबी बनाने के लिए। मैं सोच रही हूँ मैं आउटलेट खोल लेती हूँ। इंशाल्लाह जलेबी हाउस। अल्लाह करे ऐसा ही हो, बहुत अच्छी है। और गरम गरम जो हमने खाई है वो तो और भी ज़्यादा अच्छी लगी है। अब जी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लाइबा के हैंड एंड फुट स्क्रब के हवाले से। बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि हम अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं लेकिन सिर्फ फेस का, हम अपने हाथों और पाँव का उस तरह से ख्याल नहीं रखते। तो ये स्क्रब आज जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह आपने इसको यूज़ करना है और इससे आपके हाथ और पाँव के ऊपर जो भी डर्ट वगैरह आई हुई होगी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, अगर आप उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो इस स्क्रब से जो है आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। ये स्क्रब जो है वो गहरी सफाई और एक्सफोलिएशन का काम करता है और आपकी स्किन को जो नीचे दब चुकी होती है और उसके ऊपर डर्ट आ चुकी होती है उसको साफ़ करता है और नीचे से बहुत ही ज़्यादा हमवार और मुलायम स्किन जो है वो निकल आती है। आपके हाथों और पैरों को तरोताज़ा करता है और ख़ूबसूरती जो है आपके हाथों और पैरों की बरकरार रखता है। इसको लगाने का तरीका यही है कि आपने अपने हाथों और पाँव को पहले साफ़ कर लेना है, अच्छी तरह से धो लेना है और फिर उसके बाद ये स्क्रब अप्लाई करना है। 5 से 10 मिनट के लिए हल्के हाथ से आपने अपने हाथों और पाँव पे इसका मसाज करते रहना है और उसके बाद फिर नीम गर्म पानी से उसको वॉश कर लेना है। नीचे इनकी वेबसाइट भी जो है वो आ रही है www.laibacosmetics.com और इनका नंबर भी जो है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप कॉल करके इन्हें एक और सब या और लाइफ की तरफ से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट भी इनकी तमाम तरह प्रोडक्ट्स पे मिलेगा। तो अपने स्किन के साथ साथ सर्दियों में अपने हाथों और पाँव का भी ख्याल रखें। जी किरण, हम बात कर रहे हैं हाइकिंग के हवाले से। मैं जब भी हाइकिंग के हवाले से सोचती हूँ जाने का तो जो सबसे बड़ा मेरा कंसर्न होता है वो होता है वॉशरूम। Okay, yeah, everyone has the same question, bro. तो मैं रह भी सकती हूँ मैदानों में, खलियानों में, खेतों में, पहाड़ों में, सब कुछ कर सकती हूँ, खा भी सकती हूँ, पी भी सकती हूँ,
लेकिन वॉशरूम का बहुत इशू होता है कि आप जाओगे तो आप कैसे करोगे, या पूरा दिन भी अगर आप सोचो कि आप नहीं जा सकते तो एक टाइम तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप अच्छी तरह से वॉशरूम से फारिग हो लो। तो वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं जहाँ पे भी आप जाते हैं, जिन टीम के साथ जाते हैं वो मेक श्योर करते हो कि यार वहाँ पे कोई इस तरह की फैसिलिटी हो कि एक दफ़ा तो ये अच्छी तरह से वॉशरूम से फारिग हो लें 12 घंटों के बाद, 13 घंटों के बाद, तो उसका क्या करते हैं आप लोग? वेल कुछ जगहों में तो बाथरूम्स बनी होती है जो नज़दीक लाइक 4000 या 3000, सो यू कैन गो एंड यूज़ दैट। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम में जाते हो लाइक यू नो वेरी अनएक्सप्लोर एरियाज़, तो एट टाइम्स तो वो जो पुराने ज़माने मट्टी को वो करके और वो लगा देते हैं, सो यू आइदर यूज़ दैट एज अ वॉशरूम और आइदर यू जस्ट गो anywhere behind a rock or somewhere and you have to use it in that way. अच्छा, ये सिर्फ आपने ये नहीं समझना कि ये पाकिस्तान में ये चीज़ मौजूद है। आप जब बाहर की कंट्रीज़ में भी घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे टॉयलेट शावर की फैसिलिटी मौजूद नहीं होती, मतलब पानी नहीं होता वॉशरूम के अंदर। आपको जो है वो या तो ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, वो अंग्रेज़ों के अंदर से तो मुझे लगता है स्मेल भी शायद इसी वजह से आती है कि वो नहीं पानी का इस्तेमाल करते, लेकिन हम या तो साथ में एक बॉटल रखनी पड़ती है या वेट वाइप्स रखने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह आपको अपना इंतज़ाम करना पड़ता है, वहाँ पानी मौजूद नहीं होता। नहीं, बॉटल होती है मिनरल वाटर वो, या देयर आर मुस्लिम शावर्स अवेलेबल ऑन। नहीं, मैं पाकिस्तान की नहीं, मैं बाहर की बात कर रही हूँ कि लोग ये ना कहेंगे पाकिस्तान में फैसिलिटीज नहीं है, बाहर भी कभी-कभी जहाँ भी आप अनएक्सप्लोर एरिया जाएं तो देयर आर, आप हमेशा कैंपिंग उस जगह में करते हैं जहाँ थोड़ा बहुत पानी वगैरह, और पानी आ जाता है कैंप में। तो आइदर अभी हमारे पास इस तरह पोर्टेबल बॉटल्स हैं विच वी हैव इट, तो उसमें पानी भर के एंड इट वर्क लाइक अ मुस्लिम शावर। Okay. So we have that too. Or either if people don't have that, so they take any बॉटल, मिनरल वाटर, प्लास्टिक की बॉटल, और उसमें पानी फिल करके वो, एंड वाइप्स ऑफ कोर्स आपके पास आपको रखनी होती है ट्रैवलिंग, वो आपने यूज़ करना होता है इवन फॉर योर हैंड्स, और हैंड सैनिटाइज़र, ये चीज़ें, फेस वॉश, ये हमारे पास होता है। लाइक यू नो कूलर में वो लूक वार्म वाटर भी दे देते हैं एक, जिसपे हम ब्रश आवर टीथ, ऑफ कोर्स आप ठंडे पानी से नहीं कर सकते, तो वो सुबह एक फैसिलिटी आपको अवेलेबल होती है। ठीक है। एंड देन इफ़ यू वांट टू यू नो वॉश योर हेयर आफ्टर 3 days बिकॉज इट्स लाइक यू नो फिजी, so they give you a bit of lukewarm water and then you add some water and then you can wash your hair. और अगर you want to like you know take a body bath, तो वो आपको लगा देते कर्टन, लेकिन थोड़ा सा पानी दे देते हैं, so you can, मतलब फैसिलिटीज मौजूद उस तरह की तो नहीं होती। हाँ, और इधर इतना, मैं लास्ट टाइम आफ्टर द समिट इस दफ़ा इतनी मुझे गर्मी लगी थी कि इवन, और आप जब ऊपर से नीचे आते हो तो इवन मुझे उस वक्त 4800 पे ऑनेस्टली स्पीकिंग ठंड नहीं लग रही थी, और मैं अपनी फ्रेंड को कही थी मैं ठंडे पानी सीख करती हूँ, इट्स ओके लेकिन मैंने ना आई हैव टू पुट सम वाटर, तो वो इतना हम लोग म्यूट हो जाते कि हम उसी में आप डिप लगा लो। ऐसा हम नहीं कर सकते ये मुमकिन नहीं है। याया की कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक हो। जुम्मा मुबारक आपको भी। आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हूँ। और ये लड़का अभी तक बीमार है क्या? जी, लड़का जो है वो अभी तक बीमार है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो जाहिर है फिर हम चाह रहे होते हैं कि वो ठीक हो के यहाँ पे आए, वरना एनर्जी लेवल भी वो नहीं। ब्रेक मिल जाएगा ना 2 दिन का? हाँ, बिल्कुल 2-3 दिन का ब्रेक जो है वो इकट्ठे मिल जाएगा। अच्छा, क्योंकि देखिए कराची में तो ये जरा थोड़ा तस्वुर बड़ा मुश्किल है, हाइकिंग का, ट्रैकिंग का जरा कुछ यहाँ माहौल ऐसा नहीं है, कुछ ना इसकी जगहें हैं हमारे, मुश्किल ही है, लेकिन बहरहाल आपके इस्लामाबाद वगैरह में तो है। मुझे ये पूछना है कि हाइकिंग के लिए हमारे लिए परमिशन नहीं है, एक्चुअली इसके प्रोटोकॉल से लोगों को पता है, ठीक है? या आपकी आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, दोबारा से बोलें। हम बल्कि आपको कॉल बैक या हम आपको करते हैं, आपकी आवाज़ में जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन थी, हम सही तरह से सुन नहीं पाए कि आपने क्या सवाल किया है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो याहिया की कॉल हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे पूछेंगे कि वो क्या सवाल पूछना चाह रहे थे। वेलकम बैक टू द शो। याहिया जो है वो कोई सवाल पूछना चाह रहे थे
तो हम कोशिश करेंगे कि याहिया से जो है वो रब्ता कर लें ताकि वो अपना सवाल जो है वो पूछ सके। मे बी इट वाज लाइक कि कराची में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जितना मुझे समझ आया था उसके बाद तो डिस्टॉर्शन होने लगी थी कि कराची में वाले जो हैं वो किस तरह से इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किरण, वेल दे कैन रन देयर जॉब कर सकते हैं, जिम वगैरह कर लें, एंड इफ़ दे वांट टू कम देन दे हैव टू प्लान a trip for a north and they can do it. A lot of Karachi people, they join us on trips and they're really good. अच्छा, इम्तियाज़ ने बड़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि हैदराबाद और कराची के बीच में एक इलाका, पता नहीं जर्क उसका नाम है, यही नाम है, जिर्क जो है वो उसका नाम है, और जहाँ पे कायद आज़म पैदा हुए थे। आई डाउट दैट इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी ये उसने मुझे दी है और कह रहे हैं कि वहाँ पे पहाड़ हैं, बट मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा मौसम जो है वो एक्सट्रीम शायद वेदर हो, तो इस वजह से लोग ना करते हैं। बलूचिस्तान साइड पे है, बट ऑफ कोर्स इतना फ्रेंडली फीमेल्स के लिए आई थिंक नहीं है, तो इससे हमने कभी प्लान आउट नहीं किया कि हम वहाँ ट्रैक्स पे जाएं। आई हैव सीन लाइक यू नो गूगल करके वो कि देयर आर लेक्स और यू नो ट्रैकिंग वगैरह, लेकिन अच्छा किरण, जब भी हम ट्रैकिंग के बारे में सोचते हैं या किसी ऐसी जगह के बारे में सोचते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने के बारे में सोचते हैं, तो हमेशा लड़कियों को ख़ास तौर पे ये चीज़ जो है वो होती है कि उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा करीब होता है। बार बार अगर आप जाते रहें तो फिर आपको वो खड्डे गड्ढे पड़ना शुरू हो जाते हैं या आपकी ड्राई होने लग जाती है। उसके हवाले से फिर लोग भी कहने लग जाते हैं कि क्यों जाती हो, क्यों करती हो, तो ऐसे भी बोलते हैं ना। तो ये मैं पूछूँगी, याहिया की कॉल आ गई है, तो याहिया से पूछते हैं क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी। अच्छा, मेरे पे दो चीज सवाल है। ठीक है। के बारे में हमारी आम पब्लिक को इतना पता है नहीं। सबसे पहली बात है कि उसमें लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो है आपका जो ड्रेस है, आपके पास सप्लाईज हैं, आपकी प्लानिंग है, आपकी सेफ्टी है, ये सारी चीजें जो है इसको डिफाइन करने की तो जरूरत है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ मतलब अगर मैं फर्स्ट करो, मैं इनसे सवाल मेरा ये भी है कि अगर मैं वांट टू चेक सम हाइकिंग प्लेसेस, तो वेयर कैन आई फाइंड इट, वो मेरे पास क्या तरीका होना चाहिए मैं हाइकिंग के लिए फाइंड कर सकूँ। और जैसे आपने अभी लड़कियों की बात की ना, तो देखें जो काम जरा टफ होता है उसमें फिर ये ब्यूटी को थोड़ी एक तरफ साइड पे रखना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो फिर आपको चीजें प्रैक्टिकली करनी पड़ती हैं, वो तो आके बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी एक मौजूद है कि किस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्किन वगैरह को। लेकिन जो मेरा सवाल है ना, वो प्रोटोकॉल, जो 5 प्रोटोकॉल हैं वो जो भी हैं वो मुझे थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। थैंक यू सो मच आहिया फॉर कॉलिंग। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछे। वो कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोगों को नहीं पता, क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, इक्विपमेंट किस किस्म की होनी चाहिए, उससे पहले आपने क्या क्या प्लान आउट करना है ताकि वो जाके वहाँ पे एग्जीक्यूशन में आपको मदद मिल सके। आपके तो ये फिंगर टिप्स पे होंगी चीज़ें, तो आप सबसे बेहतर बता सकते हैं। आपके पास एक्चुअली नाइस कंफर्टेबल हाइकिंग बूट्स होने चाहिए। नॉर्मली लोग स्निकर्स और यू नो रनिंग शूज़ में आते हैं, दे आर नॉट एडवाइजेबल फॉर ट्रैक्स बिकॉज दे आर रफ। तो जो हमारी ट्रैकिंग बूट्स होते हैं, एंड आई विल प्रेफर पर्सनली हाई एंकल, ताकि आपका एंकल ट्विस्ट ना हो, क्योंकि एट टाइम्स अब बहुत ज़्यादा अनइवन जगहों में। सो यू नो यू शुड बाय इन्वेस्ट इन अ गुड waterproof hiking boots. ठीक है। Then you should have a nice उर्दू अच्छा, एक आपके पास थर्मल सेट जो इनर आपका होता है वो होना चाहिए, एंड एक अच्छी सी डाउन जैकेट। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो स्लाइटली यूज ले लें, दैट्स ओके, आपने ऐसे भी ट्रैक पे पहनना है। ठीक है। और लाइट वेट हो, ठीक है, वजन उसका ज्यादा ना हो, ताकि जब अगर आपको वो कैरी भी करनी पड़े तो आपको ये ना लगे कि बैग बहुत ज्यादा भर गया है। जैसे ये कराची में, सो आई एम श्योर कराची में जो संडे बाजार होगा तो स्लाइटली यूज भी लाइट हाउस इज द प्लेस। यहाँ पे हमारा जो एसेंडर्स एक शॉप है, उसमें आपको बेसिक ट्रैकिंग गियर मिल जाता है, और अदरवाइज स्लाइटली यूज जैकेट्स उनके पास है, शूज़ भी पड़े होते हैं। रादर शूज़ विल आई प्रेफर बाय अ न्यू वन, एक जूता आपके पास ब्रांड न्यू, क्योंकि जो आप यूज शूज़ लेते हैं वो ख़राब हुए थे, उसकी वो फ्रिक्शन उस तरह नहीं होती। तो एक दफ़ा अगर आप इन्वेस्ट कर ले तो वो आपके पास होंगे। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी है, नादिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी कैसी है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? आप ही, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मेरे भाई को क्या हो गया है? डेंगी। अल्लाह माफ करे। अच्छा, मेरी बात सुने, क्या हुआ फिर भी? ये कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, हो जाती है, इंशाल्लाह तुम दुआ करो उसको सेहत मिल जाए, अल्लाह ताला जल्दी से उसको ठीक कर दे।
आप जनाब इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुनिए, भाई को गया उम्रा करने कल के, ठीक है, तो उनकी ना रात को ना 1 बजे कॉल आई। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। उनको कहना अजवा खजूर लेके आए मेरे लिए। ठीक हो गया। तो मैंने पता क्या कहा था वली भाई के लिए, हाथ ना दुआ करना, तो आपके लिए भी। तो कहते मैंने हाथ में ना दुआ की है। बहुत शुक्रिया। वली भाई के लिए मैंने पता क्या दुआ कराई है कि उनकी शादी हो जाए। शादी हो जाए मेरा जिंदगी में, हम सब अच्छा है उनकी जिंदगी में, और अल्लाह ताला पैसे ज्यादा दे जिनका इनकी ख्वाहिश है। तो मुझे रात को बात नहीं तो कह रहे थे उसके पास बहुत पैसा है, उसके ये झांसे में ना बहुत पैसा है उस बंदे के पास। अच्छा फिर ऐसे कहते हैं, मैं आपको बात बताऊँ, वो कोटा सुन रही है। मैंने कहा भाई की शादी है तो अब भाई बने हुए हैं तो 4-5 लाख दे, तो आगे से कुछ जवाब भी नहीं दिया। 4-5 लाख क्या, वो 14-15 भी दे सकता है, बस देने वाला दिल होना चाहिए। आ जाए किचन में, चलते हैं। थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने काट दिया फ़ोन उसका, मैंने तो कुछ नहीं कहा इनको काटने के लिए। इकरार भाई जी हमारे साथ तारोवाल से। वाह 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 वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे इकरार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम बिल्कुल ठीक। ये क्या शो की रौनक ही आपने गायब कर दी है। बस मैं चाहती ये थी। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। वो आप पहले मेरा जो है ना, मेरा पैगाम हमायूं भाई तक पहुंचा दें कि आपको CMH में हम एडमिट करवाते हैं, फ्री आपके टेस्ट करवाते हैं, हर चीज आपको ना अवेल करते हैं। काइंडली हमसे राब्ता करें। आप अभी हुमायूं भाई को जानते नहीं है, वो CMH में उनका सब कुछ पहले से ही फ्री है। आप क्या समझते हैं उसको छोटी मोटी चीज नहीं है। वो यहाँ आप लोगों के सामने आजिज़ी के साथ खड़ा होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है बिग शॉट है वो। अच्छा जी, अच्छा हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अल्लाह पाक उसको सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं वैसे आपका पैगाम उन तक पहुँचा दूंगी। उनको बोलना कि अगर मिलिट्री में आपको किसी किस्म का इशू हो तो बताना, आप CMH आ जाए। मिलिट्री में आपको किसी किस्म का इशू हो तो आप हुमायूं को जरूर बताना, वो आपका हल कर देगा। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। चले ठीक है। फिर तो पर्सनल राब्ता करना पड़ेगा। बस पर्सनल आप करें राब्ता, मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और दूसरा ये जो आपको कॉल आई हुई थी ना मैडम नादिया की, जी ये हम इनको जानते हैं, ये हमारे भी रिलेटिव्स हैं सियालकोट में, और ये मेरे ख्याल से वही है नादिया। कल इनसे पूछना कि आप इकरार को जानती हैं, जो नारोवाल वाला लड़का है। ठीक है, मैं कल पूछ लूंगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप सब ने अपने डाकखाने मिलाने शुरू कर दिए हैं। आप कॉल करके खुद पूछ लें। आप कॉल करके पूछे ना नादिया से कि नादिया तुम भी एक और सब में कॉल करती हो, मैं भी करता हूँ। चले, अभी मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन मेरा फिर देना इनको पूछना। ठीक है, मैं जरूर पूछूंगी, आप फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया इकरार भाई कॉल करने के लिए। जी रेसिपी की तरफ आ जाए। जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो है जलेबी के लिए मैंने चाशनी बनाई थी, और उसमें जो है मैंने चीनी 2 कप डाले थे, और 1 कप मैंने पानी डाला था, और उसके अंदर जो है मैंने इलायची 3 अदद जो है आपने खोल के वो डाल देनी है, और फूड कलर अगर ज़रूरत हो तो वो आप डाल दें, वरना उसको ऐसे भी रख दें। बाकी जैसी चाशनी बन जाए तो लेमन स्लाइस 2 अदद डाल दें। मैदा, अब जलेबी की मैं रेसिपी बता देती हूँ। मैदा मैंने 1 कप लिया, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच, घी 3 खाने के चम्मच, और दही इसमें 3 खाने के चम्मच किया है। बेकिंग सोडा 1/8वां हिस्सा जो है चाय का जो चम्मच होता है उसका वो गया है। तेल जो है फ्राई करने के लिए चाहिए, और पिस्ता बादाम ऊपर गार्निशिंग के लिए चाहिए। रेसिपी मैं बता देती हूँ इसका मेथड के। चाशनी मैंने बता दी है कि 1 कप आपने पानी और 2 कप चीनी लेके उसके अंदर इलायची डालें, फूड कलर डालें, और लेमन जूस लास्ट में जब चाशनी बन जाए, एक तार हो जाए या थिक सी बन जाए, तो आपने ये चाशनी बना के साइड पे रख देनी है। और आपने ये करना है कि मैदा, कॉर्नफ्लावर, घी, दही और बेकिंग सोडा आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इतना कि आपको फील हो कि वो बैटर जो है वो फूल गया है और फूला सा हो गया है और बहुत पतला हो गया। और आपने जो है पाइपिंग बैग्स या वो जो केचप वाली बॉटल्स होती हैं जो हमारी इधर पीछे भी भरी हुई हैं बैग, वो उसमें डाल के आपने, अच्छा इसके तेल का आपने बहुत ख्याल रखना है कि बहुत पहले तेज़ गरम तेल कर लेना है या घी कर लेना है, उसके बाद आपने लो फ्लेम कर देनी है। और फिर आपने लो, दम वाली लो, दम से थोड़ा
थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ, क्योंकि फिर ये जो है ना बहुत सॉफ्ट बनेगी, हमें तो क्रिस्पी चाहिए ना। और फिर आपने, अच्छा मैंने उसमें भी मैदा और दही वाला भी मिक्सचर जो मैंने बनाया था उसमें भी कलर डाला था येलो सा, तो तभी ये थोड़ी सी जो है ना वो बनने के बाद ऑरेंज सा या ब्राउन सा इसका जो है वो कलर आया। और बस आपने इसको जो भी शेप आपने देनी, वैसे तो गोली शेप होती है, कुछ लोग डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लिखने की वो करते हैं कि हाँ लव बना लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, तो बस वो कर लिया। और आज जो मैं असद भाई को बता रही थी कि इसको गरम जलेबी को खीर के साथ खाया जाता है, ठंडी खीर होती है और गरम जलेबी होती है। जबरदस्त। और ज़ैनब ने उन दोनों चीज़ों का एहतमाम किया है, थैंक यू सो मच। लेकिन ज़ैनब, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। घर में बनाने की जो बेसिक रीज़न होती है वो बहुत सारे लोगों की ये होती है कि उनके घर में जो वालिदैन होते हैं वो शुगर के पेशेंट होते हैं, लेकिन उनका खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, तो लोग चाहते हैं कि वो बना लें। तो घर में अगर बनाएं तो क्या गुड़ या शक्कर या इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, शुगर पेशेंट्स के लिए तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। आप मैं अगर ये कह दूँ कि आप गुड़ या शक्कर डाल दें तो है तो वो मीठा ही, तो उनका शुगर लेवल बहुत हाई हो जाएगा, तो ये मैं नहीं रेकमेंड करूँगी। हाँ, कि आप फ्राइड भी है, तो इस तरह से। दूसरा ये कि जो नोज़ल है उसका आगे से जो निप काटनी है वो बिल्कुल बारीक काटनी है। ये आप पे है कि आपको मोटी जलेबी पसंद है या बारीक पे, और फिर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। आपने प्रेशर जो है दरमियान, वो बस 1 से 2 दफ़ा जब बनाएंगे तो आइडिया हो जाएगा कि किस हिसाब से जो है वो जलेबी का आपने प्रेशर रखना है और उसका बैटर निकालना। लेकिन ज़ैनब, आपने बड़ा साइज़ भी बड़ा अच्छा मतलब बनाया है कि एक बंदा अगर एक भी खा ले तो शायद उसका बहुत ज़्यादा पेट या वो भर ना जाए, दिल भर ना जाए, वरना लोग जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बना देते हैं और फिर ना खाई जा रही होती है। जैसे इवन गराटो भी जो जलेबी मशहूर है पिंडी की, वो भी बहुत बड़े साइज की होती है, बहुत मोटी भी बहुत होती है। आपने बहुत, आप ट्राई करें ना, आप क्यों नहीं खा रही हैं? मैंने भी खाई थी। देखिए, मैंने किरण ने पहले ही बता दिया था मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन जलेबी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना। आपने जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, उनकी बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन भी की है, बहुत अच्छी तरह उनको सजा के रखा है, लेकिन आपने जो आज कहा कि मैंने अपने कहने पे बनाई है, उसकी रीज़न मुझे समझ आ गई है कि बहुत ज़्यादा ही ये खुश शक्ल डिश है और खुश जायका तो है ही है, लेकिन खुश शक्ल भी बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन। मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ। कौन सी वाली? छत वाली? नहीं, ये जिस भी वो लोग कहते हैं ना कुछ लड़कियों को कि जिस भी घर में जाओगे उनका तो पता नहीं सत्यानाश ही होगा। मैं ये समझती हूँ कि जिस भी घर में आप गई होगी वो बड़ा उनका फायदा हुआ। बिल्कुल, और ये टैलेंट मैंने अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं दिखाया था। ये लास्ट जो मैंने अभी छुट्टियां गुजारी तो मुझे अचानक हुआ कि आओ तुम लोग को जलेबी खिलाओ, तो सब इसी तरह आज जिस तरह यहाँ पे सब थे, अच्छा बना लोगी, कर लोगी। मैंने कहा हाँ। जब मैने बना के सबको दिखाई तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब तो रोज होता है जब जलेबी का पास होगी, लड़की पास होगी। ठीक है, एक जगह से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। एक दो जो है वो सवाल रह गए थे याहिया के, उनको जल्दी से जो है वो लेते हैं और उसके बाद फिर हमारे प्रोग्राम का जो है वो टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। याहिया जो है वो पूछ रहे थे कि बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो हमने कभी सोचे नहीं होते, तो उसके हवाले से आप क्या मशवरा देंगी? जो भी आप बल्कि ब्रेक में भी जिक्र कर रही थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं की होती कि ये हो जाएगा। अगर ऐसा खुदा न खास्ता किसी के साथ कुछ हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए वहाँ? एक्चुअली जिसके साथ जाना है, मेक श्योर यू गो विथ अ गुड कंपनी, क्योंकि उनके पास पे एक्सपीरियंस पोर्टर्स होते हैं एंड दे नो हाउ टू यू नो आपको उस चैलेंज से कैसे निकालेंगे। तो आई थिंक कि अच्छी कंपनी, वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है उस टीम के साथ जाना चाहिए। बाज़ लोग ये कर लेते हैं, देयर मैनी कंपनीज, अभी ट्रैवल ग्रुप्स होते हैं वो लेके जाते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अगर 10,000 आपसे ज़्यादा भी लेते हैं, आई एम श्योर उनकी फैसिलिटीज़ जो होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी। तो एक अच्छी कंपनी के साथ जाएं। सेकेंडली, वेदर जो फोरकास्ट है वो ज़रूर चेक करें, रिस्क नहीं लें। तो एज़ फार वेदर वाले अपडेट्स आप चेक करें, गारमेंट से चेक कर लें आपको जिस दिनों में जा रहे हैं। अगर आपका वेदर 60% क्लियर नहीं आ रहा, सो डोंट टेक द रिस्क। ठीक है, पोस्टपोन योर प्लान, गो ऑन दैट इन दैट विंडो विच इज़ सूटेबल। सो ये चीज़ें हम भी जब भी जाते हैं, वी वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड वी लुक फॉर अ वेल एक्सपीरियंस ग्रुप
जाने ये के लिए। चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि आप एक वेल एक्सपीरियंस ग्रुप के साथ जो है वो जाएं। थैंक यू सो मच किरण, welcome. थैंक यू सो मच आदम फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से मिलके, हमेशा की तरह। आप लोगों से जी यहाँ पे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज़।